नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के जीके जीएस का 10वां क्लास है और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक क्लास में हम आपको लेकर आते हैं 15 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन पे अच्छे से हम लोग डीपली डिस्कस करते हैं। और यह जो आपका सेशन है वो 40 नंबर के जीके जीएस वाले पोर्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम या त्रिपुरा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत से जो होता है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले जो भारत के राज्य हैं उसमें आता है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो ये आपके 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं और इनमें सबसे अधिक जो सीमा बनाता है वह पश्चिम बंगाल राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा बनाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए। अन्य अगर अपडेट्स की बात करें तो आपने पता है कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो साल 1947 में सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमांकन आयोग बनाया गया था। तो सीमांकन आयोग बनाया गया था आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ थे। और उन्होंने क्या किया था? सीमांकन आयोग ने बंगाल और पंजाब की विभाजन की योजना बनाई। अब यहाँ पे होता है कि भारत जो होता है बांग्लादेश से, अगर आपसे पूछा है कि भारत जो है कितने देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है, तो भारत 7 देशों के साथ इसकी असली सीमा लगाता है। और सबसे अधिक सीमा भी किसके साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ भारत का लगता है और सबसे कम सीमा जो लगता है वह अफगानिस्तान के साथ लगता है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगता है और सबसे अधिक सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ। तो ये रहे इस क्वेश्चन के आपके एक्सप्लेन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, खादर मिट्टी या काली मिट्टी। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है, इसीलिए इसे काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है। कपासी के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे रेगूर के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर। और इसे स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है, चरनोजम। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चरनोजम के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी का भारत में सर्वाधिक जो विस्तार है वह महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में है। तो सबसे अधिक काली मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे आपका आता है गुजरात। तो ये रहे आपके काली मिट्टी के डिटेल के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अनाईमुदी, कुद्रेमुख या कालसू बाई। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका अनाईमुदी। तो सही आंसर होता है आपका बी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। और डोडा बेटा की अगर बात किया जाए तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह दोदा बेटा है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट जो है 2637 मीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछ दें कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपका दोदा बेटा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका होता है अनाईमुदी। कालसू बाई जो है, ठीक है, वेस्टर्न घाट की यानी कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो होता है आपका कालसू बाई आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका सही आंसर होता है
बी। और यहाँ पे नीलगिरी के बारे में अगर बात किया जाए तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के आपस में मिलन स्थल से एक पर्वतीय घाट बनता है जिसे नीलगिरी कहते हैं, और इसका विस्तार 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोड्डा बेटा। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोड्डा बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप निर्मित है ज्वालामुखी चट्टान से, प्रवाल भित्ति से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप जो निर्मित है वह प्रवाल भित्ति से निर्मित है, और यह भारतीय संघ का सबसे छोटा संघीय प्रदेश है। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो यह 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल द्वीपों की संख्या है 36। इसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप जो है किस सागर में है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। और अब यहाँ पे होता है कि विश्व का अगर सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति की बात की जाए तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, जो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो ये रहे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेन के बारे में। तो यहाँ पे सही आंसर होता है बी कि लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित है, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है। यह अरब सागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति है वह ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? नर्मदा का, गंगा का, कोसी का, या सिंधु का? तो यहाँ पे कोसी की अगर यहाँ पे नर्मदा की अगर बात की है तो यहाँ पे सही आंसर होता है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक है। तो सही आंसर होता है ए। गंगा नदी की जो उद्गम स्थल होता है उत्तराखंड के गंगोत्री से होता है। कोसी नदी का जो उद्गम है, कोसी नदी का जो उद्गम है यह जो है आपका गोसाईनाथ चोटी से नेपाल में है, गोसाईनाथ से होता है। और सिंधु का जो उद्गम है यह मानसरोवर से है। ठीक है, तो नर्मदा का जो उद्गम होता है वह अमरकंटक से होता है। अन्य अगर फैक्ट की बात करें तो मैकाल पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अमरकंटक है। और अमरकंटक कैसा पर्वत है? तो अमरकंटक एक ब्लॉक पर्वत है। और अमरकंटक के पश्चिम की ओर से ही क्या होती है? अमरकंटक के वेस्ट से, ठीक है, अमरकंटक के वेस्ट से नर्मदा नदी निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ियों से भी सोन नदी भी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक के पहाड़ियों से ही सोन नदी भी निकलती है। ताप्ती की अगर बात किया है तो यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती को याद रखिएगा कि नर्मदा और ताप्ती भारत की दो नदियाँ हैं जो मध्य भारत से निकलती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं और एस्टोरी यानी कि ज्वारनद मुख बनाती हैं। तो तापी की अगर उद्गम की बात की जाए तो ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है वह बैतूल जिले की मुल्ताई नामक पहाड़ी से होता है। बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? बकरवाल, गद्दी, भुटिया या टोडा? तो यहाँ पर जो है बकरवाल, गद्दी, भुटिया और टोडा ये सभी की भुटिया जो है ये सभी की सभी जो जनजातियाँ हैं वह हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति हैं। टोडा की अगर बात की जाए तो टोडा जो जनजाति है यह तमिलनाडु क्षेत्र में निवास करती है। तमिलनाडु कह लें या नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर यह निवास करने वाली जनजाति है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका डी कि टोडा जो जनजाति है वह हिमालय की ऋतु घुमंतु जनजाति नहीं है बल्कि वह तमिलनाडु यानी कि नीलगिरी पहाड़ी पर बसने वाली आपकी जनजाति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बारमूला किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम, चिनाब, सिंधु या गंगा? तो बारमूला जो है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर होता है ए कि बारमूला झेलम नदी किनारे स्थित है। बारमूला जो है वह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। तो बारमूला कहाँ पे पड़ता है? तो यह जम्मू कश्मीर का एक जिला है।
बारमूला। ठीक है, अगर बारमूला शहर के अगर प्राचीन नाम की बात किया तो बारमूला शहर का जो प्राचीन नाम आता है बाराह आता है, या कई जगहों पे इसे वराह लिखा मिलता है, तो इसका प्राचीन नाम वाराह है या बराह है। और झेलम नदी का जो पुराना नाम है, ठीक है, झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। और वर्तमान समय में अगर बात की जाए कि जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं जो कि केंद्र शासित राज्य, तो 22 जिले वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में हैं। और चिनाब की अगर बात की जाए तो चिनाब का जो पुराना नाम है वह अस्किनी है। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है। तो ये रहे इसके डिटेल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में या झारखंड में? तो यहाँ पर कोरबा कोयले की खदान की अगर बात की है तो कोरबा कोयले की खदान जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है आपका बी, कि कोरबा जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है लारा और श्रीपत में एनटीपीसी ताप विद्युत परियोजना है जो कि कोयला पर आधारित है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा में जो है तलचर है, और इसके बाद आपका है दर्लीपाली। तलचर दर्लीपाली जो है यह ओडिशा में आधारित एनटीपीसी की ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। सिंगरौली अगर बात करें, सिंगरौली जो है, सिंगरौली और रिहंद, दादरी, टांडा, ऊंचाहार, ये सारी की सारी जो है यूपी में स्थित है एनटीपीसी आधारित जो है ताप कोयला आधारित आपके परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो ओडिशा में जो है एनटीपीसी की ताप विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है? तलचर है, दर्लीपाली है। और यूपी में कौन से है? तो सिंगरौली है, रिहंद है, दादरी है, टांडा है और ऊंचाहारा है। हालांकि आप पूछा गया कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यह किस पे आधारित है? तो आपका एनटीपीसी की ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की ताप विद्युत परियोजनाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, लौह अयस्क के लिए, कॉपर के लिए या अभ्रक के लिए? तो यहाँ पे कोरापुट जो है वह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर होता है ए। अब ये जानते हैं कि यह कोरापुट है कहाँ पे, तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है कोरापुट। ठीक है, जो कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का ये अयस्क है। तो कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब यहाँ पे भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन भी कहाँ पे होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। इसके साथ साथ अन्य जो उड़ीसा में बॉक्साइट के उत्पादन है वो कौन कौन से हैं? तो आपका है कालाहांडी, संबलपुर, बोलांगीर, कोरापुट। ये सभी के सभी जो हैं उड़ीसा राज्य में स्थित बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं। और साथ ही साथ एक बॉक्साइट का क्षेत्र है जो झारखंड में है, वो है लोहरदागा। तो झारखंड का कौन सा है? तो लोहर दागा, यह झारखंड में, ठीक है, बॉक्साइट का प्रमुख केंद्र है। हालांकि यहाँ पूछा गया कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ पे, किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। और वर्तमान समय में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन जो भारत में होता है वह उड़ीसा राज्य में ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस की अगर बात किया जाए तो इसका नाम वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस ही इसलिए पड़ता है क्योंकि वेस्टर्न साइक्लोन जो डिस्टर्बेंस है इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में, और यह भारत के वेस्ट में पड़ता है। अगर आपको डायरेक्शन पता होगा तो इस साइड में ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो वे जो आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, वह भारत के वेस्ट में पड़ता है और यहीं पर वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस बनता है और यह भारत की ओर चलता है। तो भारत की वेस्ट से आता है, इसीलिए इसे हम लोग वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और यह उत्तर भारत में किन किन राज्यों में? तो उत्तर भारत में पंजाब,
हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यूपी, दिल्ली और मैक्सिमम बिहार तक। ठीक है, बिहार तक शीत ऋतु में वर्षा करता है। ठीक है, यह शीत ऋतु में वर्षा करता है और केवल नॉर्थ इंडिया में। और ये जो वर्षा होती है इस समय पूरे उत्तर भारत में रबी की फसल होती है, तो रबी की फसल के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होता है। तो ये पूछा गया है कि वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस जब अपनी नमी किस समुद्र से प्राप्त करता है, तो मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से। तो सही आंसर होता है आपका बी। और जैसा कि मैंने बताया कि यह शीत ऋतु में अपना वर्षा करता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त कौन सी जलवायु है? भूमध्य सागरीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु या अर्ध शुष्क जलवायु। तो चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो जलवायु होती है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। तो सही आंसर होता है बी। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि चावल की खेती जैसा होता है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की फसल है और चावल की फसल के लिए जो तापमान होता है यह कितना होना चाहिए? तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। और इसको वर्षा कितना चाहिए होता है? तो इसको औसत वार्षिक जो वर्षा जो चाहिए होता है 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। चावल के उत्पादन में भारत विश्व में जो है मतलब कि चावल जो है भारत की प्रथम और विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। ठीक है, चावल जो है भारत की पहली और विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। और विश्व के धान का कटोरा जो होता है थाईलैंड को तथा भारत में धान का कटोरा जो होता है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, धान का कटोरा, तो छत्तीसगढ़ को। और विश्व में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। तो और बिहार के धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो रोहतास जिले में। अगर आपसे पूछा कि बिहार में सबसे अधिक गेहूं और धान, ठीक है, किस जिले में होता है? तो रोहतास में। इसलिए रोहतास को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। बिहार का धान का कटोरा। तो ये भी याद रखिए बिहार में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? रोहतास को। सबसे अधिक गेहूं और धान बिहार के किस जिले में होता है? तो रोहतास जिले में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हुंड्रू जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पे, महानदी पे, स्वर्ण रेखा पर या शरावती पे? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जो जलप्रपात है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो विश्व में सबसे अधिक जो जलप्रपात है वह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक, अगले अगर फैक्ट की बात करें तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। कई बार इसको पूछा गया है। नियाग्रा जो वाटरफॉल है यह अमेरिका, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। अगले की अगर बात करें कि विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला में स्थित है और इसका नाम क्या है? एंजिल जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात है और यह वेनेजुएला में है। और अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी पे है? तो कैरोनी नदी है। कैरोनी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है और यह आपके वेनेजुएला में स्थित है। धुआंधार, अगर नर्मदा पे अगर बात किया जाए तो धुआंधार पर जलप्रपात है। और जोग या गरसोप्पा की अगर बात किया जाए तो यह शरावती नदी पर स्थित है। इसका वर्तमान नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। और महानदी की बात की जाए तो इस पर कोई जलप्रपात तो नहीं पाया जाता है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वह लेटेराइट मिट्टी होती है। तो सही आंसर होता है सी।
अब यहाँ पे जानते हैं कि उच्च तापमान और वर्षा के साथ चट्टानों की टूट फूट से ही लेटराइट मिट्टी बनती है। तो मतलब लेटराइट मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे? वेस्टर्न घाट पे होता है, अंडमान निकोबार में होता है और नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो सबसे अधिक वर्षा जहाँ पे होती है मुख्यतः वहीं पर आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में जो होता है आयरन ऑक्साइड यानी कि FeO आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। यह मृदा जो होती है प्रकृति में अम्लीय होती है। केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्यों में मृदा पाई जाती है और इस मृदा के नमी धारण की क्षमता बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये रहा आपके इस मृदा के डिटेल के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कांवरताल झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में? तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग IMP कर लीजिएगा कि बिहार में पूछा जा सकता है कि जो कांवरताल झील है वह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बेगूसराय जिले में कांवरताल झील स्थित है। यह झील बिहार के प्रथम रामसर साइट में भी घोषित किया गया है। ठीक है, वेटलैंड कन्वेंशन जो हुआ था, ठीक है, रामसर साइट वेटलैंड कन्वेंशन, उसमें सबसे पहले कांवरताल झील को ही शामिल किया गया था। इस झील और इसके आसपास की आर्द्र भूमि को पश्चिम बिहार का भी दर्जा प्राप्त है। अन्य की अगर बात किया जाए तो बखीरा झील, सुर सरोवर, कीथम झील, रामगढ़ताल झील, सिसरी जलाशय, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से स्थित है? डल झील, बुलर झील, नागिन झील, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में है। और उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड के भीमताल, सातताल, सप्तऋषि कुंड, सहस्त्रताल, डोलीताल, ये सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित झीलें हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, कोंकण रेलवे, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या रेलवे का विकास निगम लिमिटेड? तो यहाँ पूछा गया किस कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए कि ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे के द्वारा पहली बार रेलवे की शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं इसके बारे में। तो भारत में पहली बार जो रेलवे चलाया गया था 16 अप्रैल साल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। 16 अप्रैल को ही भारतीय रेलवे परिवहन दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना की अगर बात की जाए तो इस कंपनी की स्थापना साल 1845 में की गई थी और इस कंपनी ने 1850 में, ठीक है, 1850 में इस कंपनी ने मुंबई से ठाणे के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया। और भारत में जो दूसरी ट्रेन चली थी वह 15 अगस्त साल 1854 को कोलकाता में हावड़ा से हुगली के बीच चला था। हावड़ा से हुगली के बीच चला था। तो अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन है कि किस कंपनी के द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलन कंपनी के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब? तो इस कंपनी की स्थापना 1845 में की गई थी और इसने अपने रेल लाइन बिछाने का कार्य मुंबई में किया था 1850 में। इसका पहला जो परिचालन किया गया था, भारत में पहली जो रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और दूसरी जो रेल चलाई गई थी वह 15 अगस्त 1854 को कोलकाता में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये आंसर सही होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।